just a very basic level lecture, right? As I mentioned in the beginning, that this lecture was kept intentionally small with a purpose, and purpose was that we'll have a discussion on second case study in this lecture and followed by 1 hour, 1.5 hour lecture. However, because मैं online उसमें I would not prefer कि वो discussion हो case study की, because उसमें ये है कि live जो face to face class होती है उसमें आपकी discussion develop होती है और you know ज़्यादा learning है मेरा ख्याल है as compared to this online session. तो उसको हम अगले वीक पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हम सेकंड हाफ जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स है उसको देखें। मैं एक दफा आपको कोर्स को ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा से। इस कोर्स के अंदर हमने बेसिकली 3 मेजर पोर्शंस रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहने को 3 पोर्शंस हैं, लेकिन उसमें एक पोर्शन इंतहाई छोटा है और वो है लास्ट वाला, और वो हम बिल्कुल एंड पे पढ़ेंगे, एक लेक्चर सिर्फ उसके लिए। अच्छा, दूसरा जो हमारा पहला पोर्शन है, वी आर डन विद दैट, और वो है डायनेमिक्स ऑफ पीएमओ, या पीएमओ के फंक्शंस क्या हैं, पीएमओ की टाइप्स क्या हैं। अच्छा, पीएमओ एस्टैब्लिश कैसे करना है, एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेप्स क्या हैं, उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करना है। तो ये आपने पीएमओ के बारे में एक बुनियादी चीज थ्योरेटिकली भी देखी, मतलब लेक्चर स्लाइड्स पे भी देखी। इसी का आपको रेप्लिका नजर आया होगा अगर आपने अभी तक पढ़ ली है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कमिंग वीक में आप लोगों को आई एक्सपेक्ट कि आप थॉरो रीडिंग करके आएंगे दोनों केस स्टडीज की। नाउ यू हैव गॉट इनफ पढ़ी टाइम। थी केस स्टडीज वो, आप जिस तरह कह रहे हैं वो काफी कम्प्रिहेंसिव और बहुत ज्यादा डिटेल्ड में थी। अगर उसको बहुत अच्छी तरह पूछना तो मेरे ख्याल से ये सारी जो बेसिक फर्स्ट पार्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे उसमें वो मौजूद थे। सारे क्लियर हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी राइट मैम। अच्छा, थैंक्स फॉर क्या कहते हैं, एक्नॉलेजिंग मी, राइट। अच्छा, इसके अंदर हमने कुछ चीजें लेक्चर स्लाइड्स पे भी पढ़ी, एक चीज। दूसरा, हमने कुछ चीजें, मतलब वो जो थ्योरी थी पीएमओ की, ये सारी पढ़ी। उससे स्पोर्टिंग हमने फिर डिस्कशन की, जो इन जर्नल प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स लेके, ठीक है। और तीसरी चीज हमने यहाँ पे केस स्टडीज को देखा, और उन केस स्टडीज के अंदर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको यही पीएमओ के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों से सजेस्ट आप लोगों को ये करूंगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां पर जाने से पहले, इवन केस स्टडी भी अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद, जिन्होंने तो पढ़ लिया तो वो अब पढ़ लें, और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको, और जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले वो, मैंने एक सैंपल रिपोर्ट आप लोगों से शेयर की हुई है। उस सैंपल रिपोर्ट के अंदर जो पार्ट 1 है उसका, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, उसका मेजर प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद पीएमओ वाले ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वो गालबन एड्रेस हुए हुए, लेकिन वो रिटन फॉर्म में है, रिपोर्ट फॉर्म में है। आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करना इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। हो ये रहा था कि हम पहले रिपोर्ट में दे देते थे, और जो स्कॉलर्स हैं वो अपने हिसाब से पहले सोए रहते थे, और आखिरी एक वीक में आके वो रिपोर्ट लिखते थे, और उसमें जो उनको समझ आता था ऑर्गेनाइजेशन का वो लिख के हमें जमा करा देते थे। और फाइनल एग्जाम जब बाकी 3 सब्जेक्ट्स का हो जाता था, तो उसके अगले वीक पे हम वाइवा लेते थे। अब जब वाइवा में हम रिपोर्ट्स पढ़ते थे और वाइवा देखते थे, तो उस वक्त हमें पता चलता था यार इनके ये बेसिक कॉन्सेप्ट पीएमओ के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उस वजह से ये मैंने चेंजेस प्रपोज की थी कि हम पीएमओ वाला स्पेशली जो पार्ट है ना, इस पे बड़ा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। बल्कि अभी मैम सबा की मुझे आवाज आई है, ये मैम सबा ने अगर कमेंट की है, तो आपकी एक क्यूरी है, अब वो मुझे याद है, वो कहीं पीछे मैसेजेस में गुम गई है, ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। ये बड़ा सब्जेक्टिव सा ओपिनियन है, उस पर डिस्कशन चाहिए होती है, सर मेरे ख्याल में ये फलान टाइप का स्ट्रक्चर है, आपके ख्याल में कौन सा होगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके लिए आप काइंडली, ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस सैंपल रिपोर्ट को जरूर पढ़ें, दैट विल गिव यू अ बेसिक आइडिया कि यार अच्छा इस तरह मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। अगेन दैट इज अ बिट जेनेरिक, मुझे भी, हमें एक्चुअल में इस तरह ये चीजें ना बताई गई थी, तो मैंने बड़ी एफर्ट करके उसको लिखा था, लेकिन लेटर ऑन आई आई रियलाइज्ड कि उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन वो आपको बेसिक आइडिया जरूर दे देगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ें, फिर केस स्टडी पढ़ें, तो आपको एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सो ये जो पार्ट है पीएमओ का,
चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे लेक्चर हो, या आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके उसको चेक करेंगे, ये बेसिकली पहले 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाता है, राइट? एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, करेक्ट? अच्छा, दूसरा यस सर। पार्ट है इस दूसरा पार्ट है जो आज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका मेजर पार्ट है, जिसमें ज्यादा लेक्चर्स जो हैं साइज के हिसाब से, दिस इज द सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टूल सीखेंगे, और ये टूल हमें एक सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है? ये हमने सीखना है, और ये इसी पे मैं आज एक आपको जेनेरिक ओवरव्यू दूंगा, एमएस प्रोजेक्ट। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, और इस पे हमारे लाइक लेक्चर नंबर 4, दैट इज आज से लेकर लेक्चर नंबर आप कह लें 14 या 15 तक, ठीक है? जनरली 14 में खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत भी अगर प्रेजेंटेशंस आपकी लंबी हो गई तो लेक्चर नंबर 15 तक ये जाएगा। अच्छा, सो इन लेक्चर्स में हमने एमएस प्रोजेक्ट वो सॉफ्टवेयर सीखना है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, जो मैं कह रहा था कि बहुत छोटा पार्ट है, एक लेक्चर पे है, वो है ईपीएम सर्वर, ठीक है? ये क्या चीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब आपको एक दफा सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, तो फिर आपको ये ईपीएम सर्वर की भी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, सो दिस इज लेक्चर 16, ओनली वन लेक्चर जो है वो हमने इसके लिए रखा हुआ है। इसमें हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देते हैं ईपीएम सर्वर का, और बाकी आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है उससे कि आप फर्दर अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो यू कैन डू दैट। अच्छा, ये है हमारे 3 मेजर चंक्स या पार्ट्स, जो ये टॉपिक्स जो हमने पढ़ने हैं। अच्छा, इसके साथ आई हैव ट्राइड टू इंश्योर वन थिंग, कि ये जो पहले 2 पार्ट हैं स्पेशली, उसके अंदर हम मैकेनिज्म ऐसा रखें कि आपको थ्योरेटिकल तो आइडिया हो ही रहा है, लाइक मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा दिया, उसके बाद हमने वो केस स्टडीज भी पढ़ ली, 2 एग्जांपल सिनेरियोज भी देख लिए, उससे हमें समझ भी आ गई। लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना रियल टाइम सिनेरियो में, और यू सी, जब आप एक्चुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उस पे बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स, एंड यू स्टे शेकी कि यार मैं अगर ये कर दिया तो गलत ना हो जाए, मेरे पे ब्लेम ना आ जाए। तो इसलिए आप डरते हैं, आप रिलक्टेंट होते हैं कोई भी चेंजेस सजेस्ट करने में, या कोई भी चेंजेस अप्लाई करने में। अच्छा, लेकिन एज ए स्कॉलर, एज एन एक्सटर्नल पर्सन, जब आप वहां पे जाते हैं, अब आपने जो करना है वो पेपर के ऊपर करना है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इम्पॉसिबल चीजें उसके अंदर लिखना शुरू कर दें, मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं होता जो एक्चुअली किसी सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप ये सजेस्ट करोगे, अगर आप वो सैंपल रिपोर्ट पढ़ेंगे, कि यार हम ये चाह रहे हैं कि वो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को खत्म करके ये एक डिपार्टमेंट किया जाए, और इसको आधा रोल इधर रखा जाए, आधा फला डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, इसी तरह एक और नया डिपार्टमेंट खोल दिया जाए। अब ये कुछ छोटी चीजें नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरे का पूरा डिपार्टमेंट उड़ा रहे हैं भाई, ठीक है? सो प्रैक्टिकली इसको करना इज नॉट दैट सिंपल, लेकिन एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो आप इस चीज के बारे में क्लियर होना, और आप पे कोई पाबंदी ना हो कि यार अगर आप कुछ चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको लगता है कि मैं चेंजेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये जस्ट डू इट, लेकिन इट शुड बी जस्टिफाइड। इज इट क्लियर? यस सर। तो जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज इधर गेन किया, वो थ्योरेटिकल नॉलेज, यू नो व्हाट, अभी मेरे माइंड में ना आप लोगों की वो शक्लें एकदम आई हैं जो क्लासरूम में, लैब में होती हैं। अगर आप उस हालत में है ना इस वक्त, तो मैंने ना आप लोगों को मारना है, राइट? प्लीज वेक अप। अच्छा, नाउ लेक्चर इसके अंदर हम जो कुछ पीएमओ के बारे में पढ़े, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में करें। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इस सॉफ्टवेयर पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे प्लान करते हैं, या प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, ये थ्योरेटिकली आप मेरे से पढ़ेंगे भी, और इसके ऊपर 2 लैब टेस्ट भी होंगे आपके। लेकिन उन 2 लैब टेस्ट के अलावा, ये तो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, राइट? आई वुड लाइक कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने पहले चूज की है, उसके अंदर जाके उसका एक रियल टाइम, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पिक करें, उस जरा प्रोजेक्ट को लिखना शुरू करें, उसको प्लान करना शुरू करें यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, तो आपका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो जाएगा। सो whatever is designed in this course, उसके अंदर थ्योरेटिकल या लैब या क्लासरूम एप्लीकेशन भी है, एट द सेम टाइम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रखा गया है। सो नाउ, कटिंग शॉर्ट, पीएमओ का आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें पीएमओ का एक पार्ट है,
that we are done, almost done, except the presentation part और ये जो केस स्टडी की डिस्कशन थोड़ी बहुत रहती है। उसके बाद दूसरा पार्ट है जो आज हम शुरू करने लगे हैं, एंड दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। और तीसरा पार्ट है जो कि बहुत छोटा है, दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, वो है ईपीएम सर्वर का, वो हम आखिर पे करेंगे। अच्छा, सो आज हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे आता हूँ। Microsoft project, it is basically a software to manage projects. Now, इस statement से ना, it is project management software, इस statement से बहुत सारे लोग confuse होते हैं कि सर ये हमें project भी manage करके देगा। ऐसा नहीं है, right? ये कोई ऐसा software नहीं है कि जो आप बस ऐसे सामने रखेंगे और आपका पूरा project manage हो जाएगा, ऐसा नहीं है। This is just a tool, this is just an helping aid, कि जो चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़े तो आप बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। आपके लिए वो करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग है, और शायद आप बहुत सारी चीजें फिर कर ही ना पाए। आप कहें कि यार इतना टाइम कंज्यूमिंग है तो रहने दो, मैं करता ही नहीं हूं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं, राइट, जो आप पहले वैसे इसके बगैर सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हम इस टूल को अपनी हेल्प के लिए यूज करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम, यू वुड सी कि बैक एंड पे जो ब्रेन इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है, राइट। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये टूल जो है ना, ये हेल्प करता है। आपने नेटवर्क डायग्राम बनाई है? जी सर। बनाई है, ठीक है। उसमें 8 या 9 एक्टिविटीज की मैक्सिमम बनाई होगी अभी तक। नहीं Yes. सर, ऐसे मैंने 40 की भी बनाई है। आपने 40 की, तो आपको अंदाजा जरूर हुआ होगा कि ये कितना मुश्किल काम है अगर आप इसको मैन्युअली करो, है ना। जी सर। अच्छा, अब आप सोचे कि वो 5-6 के अंदर भी जब हम पाथ कैलकुलेट करने पे बैठते हैं तो इंसान बहुत 1 या 2 पार्ट बाज दफा मिस हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, 10-15 एक्टिविटीज हो जाए और उसके अंदर 4 या 5 या 6 पाथ ऐसे आ जाए, तो हम ABCADE वो जो कॉम्बिनेशन बनाने बनाने में कुछ ना कुछ पाथ मिस कर जाते हैं, है ना। जी, बात में एक करते बात हैं। बात है, एक ये है। अच्छा, एक इधर से आ रहा है, एक इधर भी जा रहा है, उसके बाद एक इधर भी आ रहा है, एक इस तरफ से जा रहा है, एंड सो ऑन, एक इधर से जा रहा है, एक इधर डायरेक्ट जा रहा है। और एक ठीक है, तो बात मिस हो गया, प्रॉब्लम है फिर। प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, अब ये नेटवर्क डायग्राम मैंने बनाई, और इस नेटवर्क डायग्राम में आपने देखा कि पाथ कैलकुलेशन, इसमें कितनी कितनी एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सिर्फ 9 एक्टिविटीज पे ये हिसाब है, लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर तो 800, 900, 1000, 1200 इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो इतनी ज्यादा एक्टिविटीज का नेटवर्क डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली दिस विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इट अच्छा, दूसरी रिक्वायर्ड डेज। डेज। अच्छा, फिर एक और भी इशू है, और उसमें भी फिर एरर का इशू आ जाता है कि यार कोई एक आधा टास्क पाथ मिस ही ना हो जाए। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि अभी जो आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें टाइम लाइन को आप इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं आपको ये भी साथ कह दूं ना कि इसको टाइमलाइन पे ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डे 1 है, और ये यहाँ पे डे 3 शो हो रहा है, ये डे 5 शो हो रहा है, और इस तरह अगर आप डेज के हिसाब से टास्क शुरू करना है तो देन इट वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू। ये एक चार्ट या उस पर आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसी तरह अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि यार इसमें लीड और लैग भी अप्लाई करने हैं, आपने लीड लैग पढ़ा है नहीं पढ़ा? जी सर, लीड लैग सब पढ़े। पड़ा हुआ है, राइट। तो लीड और लैग अप्लाई करें। अच्छा, फिनिश टू स्टार्ट, अभी आपने फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप रखे हुए हैं। व्हाट इफ ये स्टार्ट टू स्टार्ट हो, तो फिर कुछ फिनिश टू फिनिश हो तो यू सी थिंग्स वुड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लास्टली एक और बात करता हूँ और फिर हम वापस जाते हैं, उससे आपको सारी चीजों का अंदाजा होगा। लेट्स से ये तो हमने बनाया था जब अभी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट सारी चीजें ऐसी नहीं रहती हैं। पता चले कि यार ये वाला जो एक टास्क है, ये एक्टिविटी ये इतनी लंबी हो गई कि उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आगे पीछे शिफ्ट हो गई, और ये हर दिन इन एक्टिविटीज का लेट होना, जल्दी होना, ये कंटिन्यूसली होता रहता है, क्योंकि 1000 में से कोई 50 या 60 एक्टिविटीज पे पैरेलल में काम हो रहा होता है।
तो कोई आगे चली जाती है, कोई पीछे रह जाती है। तो कौन एक बंदा जो है वो हर जगह से ये अपडेट लेके इनको सीधा करता रहेगा, राइट? हर वक्त एक नई ड्राइंग बनाता रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है ये बड़े आराम से विद द क्लिक ऑफ बटन हर चीज को अपडेट कर देता होता है। ठीक है, इसके ये लिए भी अगर मैनुअली करना है तो कोई ब्लैक हो या व्हाइट बोर्ड हो बड़ा सा, उस पे बंदा बड़ा सा हो, मिटा। लेकिन 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 उसमें भी मल्टीपल टाइम्स ये हो रहा होगा ना, बहुत दफा होगा। और जैसे ही पता चले एक लाइन आपने गलत मिस कर दिया तो सारे प्रोजेक्ट का सत्यानाश हो जाएगा। सो दैट मींस एमएस प्रोजेक्ट आपको इस तरह जरूर हेल्प करेगा, इस पर तरह सर बड़े एमएस आराम से। प्रोजेक्ट में हम एंट्री में ही कोई गड़बड़ कर दें वो भी तो गलत ही ड्रॉ करेगा ना। हाँ, और मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, यस। लेकिन उसके पीछे जो ब्रेन है, जिसको पता होना चाहिए कि यार फ्लोट क्या होता है, जिसको पता होना चाहिए फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप क्या है, जिसको पता होना चाहिए लीड एंड लैग क्या है, और वो एंट्रीज कर रहा है, वो जो डिसीजन है, वो जो डाटा एंटर हो रहा है, वो डाटा ऑब्वियसली इस ब्रेन का हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का कोई बंदा है जो ये प्रोजेक्ट मैनेज सॉरी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, या वो बिल्कुल। सारा डाटा एंटर कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। इज इट क्लियर? ये सर। अच्छा सीआर, आपने सबको कहा है कि चले जाएं और मैं इधर यूं संभाल लूंगा, कोई ऐसी बात हुई हुई है? नो नहीं सर। सर मैंने नहीं क्या बोला। कि इन्होंने पिछली क्लास में सीआर को रेस्ट दिया था, सीआर ने नींद पूरी की थी, इस दफा इनकी बारी है, कोई ऐसी बात फील तो नहीं नहीं हुई? सर। ओके। ऐसा कुछ सर हमने था। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा सो इसकी एग्जांपल आप ऐसी लेना कि फाइनेंशियल मेथड्स जो हैं वो सारे के सारे बाय अ क्लिक ऑफ बटन एक्सेल शीट पे हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब है, और आपको पता ही नहीं है कि किस वक्त पीआई यूज करना है, किस वक्त एनपीवी यूज करना है, या डाटा कैसे उसके अंदर एंटर करना है, तो फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? सो जनरली हम इसको कहते जरूर हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेज हो जाएगा इससे खुद ब खुद, या आपको अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज जस्ट एन हेल्पिंग एड एंड दैट्स इट। करेक्ट जी? एक बात, ये बात समझ आ गई? जी सर सर। थोड़ा नाम चेंज होना चाहिए। है जस्ट टू क्विकली कंप्लीट आवर टास्क, दैट्स इट। हाँ बस बस, एंड इजीली इजीली विद मिनिमम टाइम। अच्छा सर, आप क्या कह रहे थे? क्या होना चाहिए? सर मैंने कहा थोड़ा सा नाम फिर चेंज होना चाहिए सर। क्या, किसका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का? सर हेल्पिंग टूल टाइप कुछ होना चाहिए सर। हाँ नहीं नहीं, ऐसा है नहीं, मसला ये है आप हर जगह यही कहते हैं। देखें, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स पता है ना? क्या था पहले? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिमॉस, हाँ डिमास। डिमास डिमास रूल। डिमास डिमास रूल। तो डिमास रूल के अंदर क्या होता है? ये आपको रूल पता है, आपको ये भी पता है कि यार किस वक्त एडिशन करनी है, किस, तो हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटर। वो कैलकुलेटर खुद कर लेता है। मैं आपको कहता हूँ कि यार 10,000 रुपीज है, 5 बंदों में डिवाइड कर दो और आप उसको सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाए, कि यार कैलकुलेटर खुद ही कर देगा, ऐसा नहीं होता, राइट सर? अच्छा। और इसका बस नाम ठीक है, एमएस प्रोजेक्ट ही है, एमएस प्रोजेक्ट गुड ठीक है, मैनेजर। गुड ठीक एग्जांपल है, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलें, आप ट्रेवल तो नहीं कर रहे, सच्ची सच्ची बताइएगा दोनों भाई? ऐसे ही है सर। ठीक है, गाड़ी ना मार लेना भाई, ख्याल से चलाइएगा, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ स्टेप्स हैं जिनके अंदर से गुजरेंगे, और हम अपना पूरे का पूरा प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे। उसके अंदर जो पहला काम है वो प्लानिंग है, और प्लानिंग के अंदर मेनली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि हम अपना स्केजुलिंग का डाटा इस पे एंटर करेंगे, ठीक है जी? एक पार्ट हम स्केजुलिंग का डाटा एंटर करते हैं। दूसरा पार्ट है हम रिसोर्सेज का डाटा एंटर करते हैं। अच्छा, जब हम रिसोर्सेज का डाटा एंटर करते हैं तो साथ ही इसके कॉस्ट का डाटा भी आ जाता है। तो इन दोनों को मैं थोड़ा क्लोज करके लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आई है? तो सबसे तीन पहले पार्ट हम, हो गए ना। हाँ आगे भी है, अभी आगे भी है, लेकिन प्लानिंग के अंदर असल में ये जो रिसोर्सेज है ना, कॉस्ट इसके साथ खुद ही लिंक्ड है।
जी मैं आप वही सोच करेंगे रहा था, बस तो आ, आ, रिसोर्सेज के अंदर ही आती है। आप कैसे जैसे ही रिसोर्सेज का डाटा एंटर करेंगे तो रिसोर्सेज की कॉस्ट उसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक चीज की स्केजुलिंग का डाटा, अब क्या होगा, सबसे पहले हम लेट से अपनी तमाम एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएंगे एक, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे जैसे हम एक्सेल पे डिफरेंट सेल्स में ऐसे लिस्ट बनाते हैं, तो इसमें भी हम एक पूरी लिस्ट बना लेंगे। लेट से 150 एक्टिविटीज आप जैसे अपनी असाइनमेंट के लिए करेंगे, तो आपने 150 एक्टिविटीज की लिस्ट बना ली। उसके बाद हर एक्टिविटी का, या यहाँ पे ना एमएस प्रोजेक्ट में एक्टिविटी को हम टास्क कहते हैं, जब इसकी बारी आएगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन हर एक्टिविटी को उसकी स्टार्ट डेट क्या है, उसकी फिनिश डेट क्या है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना है, ये ना इसके पीछे कुछ कहानियां वो मैं आपको बताऊंगा, ड्यूरेशन कितना है, फिनिश डेट कितनी है। उसके बाद हर टास्क का प्रीडिसेसर सक्सेसर कौन सा है, राइट, यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट है, फिनिश टू स्टार्ट है, वो नहीं आपको याद होगा, 1 करते थे, यहाँ पे टास्क नंबर 2, यहाँ पे 3, उसके बाद हम कहते थे अगले टास्क जो है उसका प्रीडिसेसर है 2 एंड 3। आई होप यू रिमेम्बर दैट, वो आप मैन्युअली जी करते थे, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, तो ये उसका प्रीडिसेसर का एक कॉलम आएगा, एंड सो ऑन। ये जितना भी डाटा है, ये जितना भी डाटा है, इसको हम स्केजुलिंग का डाटा कह रहे हैं, ठीक है जी। कि हम अपने टास्क की लिस्ट बनाएंगे, हर टास्क के लिए फिर उसका स्टार्ट डेट एंड डेट एंटर करेंगे, उसके बाद उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, फिनिश टू स्टार्ट है, स्टार्ट टू स्टार्ट है, प्लस कोई लीड या लैग लगा हुआ है, प्लस उनकी जो प्रीडिसेसर्स हैं हम वो मेंशन कर देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो काम ये करना पड़ेगा कि हम कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे, राइट, हम कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे। और वो बेसिक सेटिंग्स क्या हैं? लक, आपको आपके स्केच जो नॉर्मल वर्किंग डेज हैं वो कौन से हैं? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि दरमियान में कुछ डेज ऐसे हों जिसमें मंडे टू फ्राइडे आप ऑफ कर रहे हो, जैसे कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, ईद की आ जाती है ना। जी अच्छा, इसी तरह रमजान की टाइमिंग वुड बी डिफरेंट, इजंट इट? वहां पे 6 घंटे शायद से 7 घंटे पर डे काम हो रहा हो, ये भी तो मुमकिन है, या कम से कम टाइमिंग तो डिफरेंट होंगी। अच्छा, कुछ डेज ऐसे भी हो, वगैरह और हॉलीडेज डाल रहे हैं। हॉलीडेज, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बेसिक सेटिंग है वो ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट का एक कैलेंडर डिफाइन करते हैं। और भी इसके अलावा कुछ चीजें हैं, लेकिन वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन हम कुछ बेसिक चीजें सेट करते हैं जिसकी बेस पे वो ड्यूरेशन काउंट करेगा, ठीक है। वो स्टैंडर्ड तो 8 दिन, सॉरी 8 आवर्स अ डे वाला स्टैंडर्ड कैलेंडर यूज करता है, लेकिन जाहिर है कुछ उसके अंदर एक्सेप्शंस होती हैं। एक महीना आपका रमजान का ऐसा हो सकता है जिसमें टाइमिंग्स वुड बी डिफरेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे दिन हो सकते हैं जिसमें आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, कुछ ऐसे दिन हो सकते हैं जिसमें आप 24 आवर्स काम करें, कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं कि आप सैटरडे संडे भी काम कर रहे हो, एंड सो ऑन, करेक्ट। सो वो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, वो हम करते हैं क्योंकि उसकी बेस पे ही इसकी स्टार्ट डेट या एंड डेट डिसाइड होगी। अगर आप 24 आवर्स की 3 शिफ्टें चला रहे हैं इकट्ठे ही, तो जो एक एक्टिविटी 3 दिन में वैसे खत्म होनी है, उसका ड्यूरेशन 3 डेज है, अभी तो वो एक दिन में ही खत्म हो जाएगी, इजंट इट? बिल्कुल सर। है ना। तो इसलिए वो स्टार्ट डेट और एंड डेट करने से पहले हम एक दफा ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो जाके कर लेते हैं। जब बेसिक सेटिंग्स हो जाती हैं तो फिर हम ये बाकी का स्केजुलिंग डाटा एंटर कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ये कहाँ जाके करते हैं, कोई दिखाएंगे कैसे करते हैं? अभी ये अगले 2-3 लेक्चर्स में यही करते जाएंगे, ठीक है। ओके ओके। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अभी के लिए। आप सिर्फ, इट्स वेरी इजी टूल, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में ना आगे पीछे इसको लिंक दौड़ा रहे होते हैं, तो अचानक आप किसी एक ऐसे प्रॉब्लम में एंटर हो जाते हैं, आप कहते हैं सर ये नहीं हो रहा, ये चीज फंस गई यहाँ पे। उसके लिए ना उसको डीबग करना, बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई भी इस किस्म के वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें आप ड्राइंग्स और लाइनें आगे पीछे लगा रहे होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई किसी जगह फंस जाए, यार ये कैसे हो गया, एंड देन यू ट्राई टू ट्रेस इट बैक, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से मुराद कि मेहनत तलब काम है, ठीक है।
और जो बंदा इसमें सर खपा रहा होता है बस उसी को पता है कि ये कैसे हुआ है। अच्छा, नाउ उसके बाद अगला आता है और वो होता है रिसोर्सेज का डाटा। जैसे इधर मैंने एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई और फिर हर एक्टिविटी का डाटा एंटर किया कि उसकी स्टार्ट डेट क्या है, उसकी फिनिश डेट क्या है, एंड सो ऑन। बाकी लोग जाग रहे हैं एक दफा सब, क्या Yes, करो, sir. Yes, sir. ग्रेट भाग सर, रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, Yes, अल्लाह sir. ताला आपको। बस बस ठीक है सर, ये जो बाहर भी घूम रहे, जो जाग रहे हैं और जो भाग रहे हैं, ठीक है, सब अटेंटिव हैं, दैट्स गुड, ओके, राइट। चलें बहरहाल, दैट्स गुड, खामोश है। ओके ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। तैयब हो गई ना? तैयब नहीं बोला था ना मैं? Yes, sir. हो गई सर। ओके, एक्चुअल, ओके फाइन। मैं एक्चुअल मैंने इसके बाद ये जस्ट कंक्लूड कर लूँ, ये मुझे सब कुछ वरना दोबारा लिखना पड़ेगा, और फिर हम नमाज की ब्रेक लेते हैं 20 मिनट्स, और उसके बाद मेरे ख्याल में विद इन एन आवर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, राइट? अच्छा, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इस तरह बेसिक सेटिंग्स करने के बाद हम स्केजुलिंग का डाटा एंटर करेंगे, और उसके बाद हम अब रिसोर्स की तरफ आएंगे। रिसोर्सेज का भी बिल्कुल जैसे हमने स्केजुलिंग की लिस्ट बनाई, बिल्कुल इसी तरह मेरे प्रोजेक्ट पे जो भी रिसोर्सेज यूज होनी है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, लेट्स से मैंने 15 बंदों के नाम लिख दिए जो टीम मेंबर्स हैं, उनके नाम यहाँ पे आ गए। उसके बाद मैंने मशीनरी इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है, ट्रॉलीज, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, ठीक है, उसके अलावा बुलडोजर, एक्सकवेटर्स, जो मशीनरी इक्विपमेंट व्हीकल्स यूज होनी है, सब मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने आगे मटेरियल लिखना शुरू कर दिया, राइट? ये लाजमी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखें, जिस तरह भी लिखें, लेकिन जितनी भी रिसोर्सेज यूज होनी है आपने वो सारों की लिस्ट बना दी। इधर आपने एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई थी, इधर आपने रिसोर्सेज की लिस्ट बना दी। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब इधर आपने एक्टिविटीज का डाटा एंटर किया था, उसकी स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। अब इधर रिसोर्सेज का डाटा एंटर करना है। अब रिसोर्सेज का डाटा क्या हो सकता है? एक तो ये कि टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है, क्या ये ह्यूमन रिसोर्स है, क्या ये मशीनरी है, क्या इक्विपमेंट है, मटेरियल है, क्योंकि सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। अच्छा, लेट्स से अगर ये कोई ऐसी रिसोर्स है जिसके रेट पर आवर के हिसाब से हैं या पर डे के हिसाब से हैं, तो आप कहते हो कि यार इसका स्टैंडर्ड रेट कितना है, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे एंटर करोगे फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद आप ये भी एंटर करोगे कि यार अगर ये ओवर टाइम लगाता है तो ओवर टाइम रेट कितना है। बाज दफा एक और भी रेट लगता है, वो हम कहते हैं कि आप ना बाज दफा किसी को बुलाओगे अपने पास, किसी रिसोर्स को, एक्सटर्नल कंसल्टेंट को, तो वो ये कहेगा कि सर मेरा पर विजिट इतना है, उसके बाद पर आवर इतना है। विजिट का तो मैं 2000 लूंगा लेट्स से, लेकिन फिर पर डे जितना काम होगा मैं पर डे आपसे इतना चार्ज करूंगा। तो एक इस टाइप का भी रेट आप ऐड करते हो। फिर ये भी होता है कि एक रिसोर्स 100% मेरे प्रोजेक्ट पे अवेलेबल है, या ये रिसोर्स कुछ टाइम मेरे प्रोजेक्ट पे अवेलेबल है, लेट्स से 50% इधर काम कर रही है, 50% ये कुछ और काम कर रही है, तो ये भी एक इस रिसोर्स का डाटा है। सो रिसोर्सेज का डाटा, उनकी अवेलेबिलिटी, उनके रेट, स्टैंडर्ड रेट, ओवर टाइम रेट,
वन टाइम यूज रेट और इस तरह का कुछ डाटा है, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आप देखें, जब मैं रेट की बात करता हूं तो जाहिर है कॉस्ट यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इकट्ठी आ जाती हैं। करेक्ट? ओके सर। बाकी कहाँ है? Yes, sir. इधर में है सर। ओके इधर ही है। ओके। अच्छा, अब होगा ये, जब मैं ये लिस्ट बना लूंगा तो फिर मेरा अगला काम ये होगा कि अब मैं रिसोर्सेज को टास्क के साथ लिंक करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं अब एक ये पर्पल कलर का एक टास्क यहाँ पे है, जिसको मैं एक्टिविटी को ना हम टास्क कहते हैं इसके अंदर। लेट्स से ये मेरे पास एक एक्टिविटी है या टास्क है जो यहाँ पे मैंने डिफाइन की हुई है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है लेट्स से 3 डेज का। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे रिसोर्सेज इसके साथ अटैच करने, इसको हम कहते हैं असाइन करने लगा हूँ रिसोर्सेज। तो लेट्स से इसके ऊपर ये 2 ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इसके साथ अटैच होंगी, काम करेंगी इसके ऊपर, प्लस एक आधा कोई इक्विपमेंट या मशीनरी इसके अंदर यूज हो रही है, प्लस इसके ऊपर कुछ मटेरियल भी यूज हो रहा है। तो ये तीनों रिसोर्सेज 3 दिन यहाँ पे यूज होंगी। अब उस हिसाब से इसका रेट यहाँ पे या इस एक्टिविटी की हमें कॉस्ट मिल जाएगी कि इस एक्टिविटी पे 3 दिन में इतना खर्चा आएगा। ठीक है। और इस तरह अगर मैं सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट मुझे पता हो, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट खुद कैलकुलेट करके दे देगा और वो मुझे एक टोटल ऊपर वैल्यू आ जाएगी कि अभी तक मेरे प्रोजेक्ट पे टोटल कॉस्ट इतनी लग चुकी है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये 3 डेज का टास्क है, 3 डेज का टास्क है, और मैं फिलहाल सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ह्यूमन रिसोर्स है वो 1000 रुपीज पर डे चार्ज कर रही है, राइट? एक ह्यूमन रिसोर्स है वो 1000 रुपीज पर डे चार्ज कर रही है, और एक और ह्यूमन रिसोर्स है वो 100 रुपीज पर आवर चार्ज कर रही है। लेट्स से पहले वाली 1000 रुपीज पर डे कर रही है और दूसरी 100 रुपीज पर आवर कर रही है। करेक्ट? तो इसके अंदर Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट खुद से बैक एंड पे आपको कैलकुलेशन कर देगा कि ये 1000 रुपीज पर डे वाली रिसोर्स का टोटल 3000 लगेगा, क्योंकि 3 दिन काम होना है, तो 3000 इसका हो जाएगा। और जो दूसरी रिसोर्स है जो घंटों के हिसाब से चार्ज कर रही है, उसको हम कहेंगे कि 100 रुपीज पर आवर, और एक दिन में टोटल 8 आवर्स होंगे, और 3 दिन ये काम करेगी, तो इट वुड बी 20, हाउ मच, 2400। Yes, sir. 24 तो Yes, sir. 2400। तो इस तरह इस टास्क की या इस एक्टिविटी की जो टोटल कॉस्ट है, आई एम अज्यूमिंग कि मटेरियल और मशीनरी नहीं है, तो उस केस में इस टास्क की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5400। ठीक हो गया? और ये बैक एंड पे खुद ही कर देगा। सो अब मैं आपको अगर सम अप करूं, हम एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई, उसकी स्टार्ट एंड डेट लगाई, और उसके बाद इसी तरह और डिफरेंट डाटा एंटर किया, इधर रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई और रिसोर्सेज का डाटा एंटर किया, और फिर दोनों को आपस में लिंक कर दिया, और उससे एक्चुअल में आपका पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी निकल आती है। डन? अच्छा, ये सब Okay, हो रहा sir. है Thanks, sir. ये सारा हो रहा है प्लानिंग में। प्लान जब हो जाएगा तो फिर हम इसकी बेस लाइन सेव कर देंगे कि ये अब मेरा प्लान है, ये मैंने बेसिक रेट्स और सारी चीजें लिख दी हैं, ये एज अ बेस लाइन मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके बाद जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो फिर मैं एक्चुअल डाटा एंटर करना शुरू करूंगा कि ठीक है, ये 3 दिन प्लान था और इसको 20th ऑफ अक्टूबर को शुरू होना था, बट एक्चुअली ये लेट्स से 1 दिसंबर को जाके शुरू हुआ है। तो मैं अब एक्चुअल डाटा इस पे एंटर करना शुरू करूंगा, और ये 3 डेज की जगह 6 डेज लगे हैं। जैसे ही 6 डेज लगेंगे तो जाहिर है रिसोर्सेज 6 दिन काम करती रही हैं, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही है ना? Yes, sir. Right, sir. ठीक है। तो इस तरह फिर मैं एक्चुअल डाटा इसके अंदर एंटर करूंगा, और जब आप एक्चुअल डाटा एंटर करोगे तो वहां पे फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी आएगी, और आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वर्सेस बेसलाइन, और वो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग द अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट रिपोर्ट जो आपने पढ़ी हुई है, और जो वेरिएंसेस वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, वो रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट करके देगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हमें प्लानिंग में भी हेल्प करता है, ये प्लानिंग का पार्ट है। उसके बाद
हम उस प्लान को सेव कर देते हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। उसके अंदर हम एक्चुअल डाटा एंटर करना शुरू कर देते हैं कि ये टास्क 30% कंप्लीट हो गया, ये 40% कंप्लीट हो गया, ये 100% कंप्लीट हो गया, और उसकी बेस पे वो मुझे डिफरेंट रिपोर्ट्स या डिफरेंट जो एनालिसिस है वो करके देता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के पर्सपेक्टिव से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, Yes. now let's take a break of 20 minutes. We'll be back. We'll start or resume at 6:05 now, inshallah. 6:05 पे। अल्लाह हाफिज। Excuse me, sir. Inshallah. जी सर। सर सर बोलिए। ऐसे है कि हम इस आईडी से 3 लोग इस वक्त क्लास ले रहे हैं, कोई इशू तो नहीं होगा अटेंडेंस के लिए? नहीं कोई इशू नहीं, आपने मुझे बस बता देना। राइट सर, थैंक ठीक यू है। सर। ओके मैं अभी इसको यहीं पे म्यूट करके जा रहा हूँ।